गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 340th एपिसोड, 340वां एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो, जिसका नाम है राज की बात। छतरपुर फार्म्स प्रेजेंट्स राज की बात इन एसोसिएशन विद कामत एंड दुर्कर वेल्थ मैनेजर्स। माय एसोसिएशन स्पॉन्सर्स, अ बिग थैंक यू टू देम, ग्लोबस ITI कामठी, तिरुपति अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, ट्राइकॉस, फ्रेशली बेक्ड, Joshi Security Systems, and a big thank you to Atmanirbhar Bharat partner which is servicing वाला। बहरहाल आज एक नई घोषणा हुई ऑन द न्यू लॉकडाउन स्टोरी ऑफ नागपुर। जी हाँ, 21 तारीख को नागपुर शहर का जो लॉकडाउन था, जो 7 दिनों के लिए लगाया गया था, वो ख़त्म होने जा रहा था। लेकिन आज एक नया डिसीजन निकल कर आया कि ये जो लॉकडाउन है इसमें कुछ चेंजेस होंगे और ये चेंजेस के साथ नागपुर में लॉकडाउन जारी रहेगा। 27 तारीख तक कुछ अलग कानून है, 27 और 28 के दिन कुछ अलग कानून रहेंगे और फिर 28 से लेकर 31 तक वापस से लॉकडाउन की स्थिति बनी रहेगी। लेकिन क्या इस लॉकडाउन की हमें ज़रूरत है? एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कहती है कि लॉकडाउन की हमें ज़रूरत नहीं है, वो ट्रेडर्स का साथ देते हैं। जनता त्रस्त हो चुकी है पूरी तरीके से। नौकरी करने वाले शायद खुश हों, लेकिन जो व्यवसायी करने वाले हैं, जो बिजनेसमैन हैं, वो छोटा व्यापारी हो या बड़ा, बड़े ने तो शायद कमा के रखा होगा, लेकिन जो छोटा व्यापारी है वो पूरी तरीके से टूट चुका है। लेकिन जब बात आपके कानों तक पहुंचती है कि नागपुर शहर के मेयर श्री दयाशंकर तिवारी, जो एक हफ्ते पहले इस पूरे के पूरे लॉकडाउन का विरोध कर रहे थे, उसका निषेध कर रहे थे, आज वो सपोर्ट में है। दयाशंकर तिवारी जी, नमस्कार। नमस्कार। कहाँ से शुरू करें? पिछले हफ्ते निषेध किया, विरोध किया, इस हफ्ते साथ दे दिया। जो भी आज सरकारी घोषणा हुई है, उस सरकारी घोषणा को हम लोग लॉकडाउन नहीं कह सकते। लॉकडाउन उसे कहते हैं जब दुकानों के ताले ही ना खुले। दुकानों को अनुशासित समय में चलाना, इस दृष्टि से नियोजन करने का निर्णय सरकार ने लिया। और वो निर्णय इस पार्श्वभूमि में लिया कि प्रतिदिन 3,500 के आसपास पेशेंट नागपुर शहर में निकल रहे हैं। इस दृष्टि से कुछ प्रतिबंध भी आवश्यक है, लेकिन रोजमर्रा के जीवन की सहजता से शुरुआत हो सके, इस दृष्टि से कदम उठाना भी नितांत आवश्यक है। इसलिए एक मध्यम मार्ग निकाला गया, जिस मध्यम मार्ग में इस लॉकडाउन के समय में अनेक व्यापारी मिलने के लिए आए। उनकी मुख्य बात यही थी कि भाई ये ईयर एंडिंग है और ईयर एंडिंग होने के कारण हमें हमारे GST से लेकर के सारे दस्तावेज 31 तारीख से पहले पूरे करने पड़ते हैं। और अगर हमने यह नहीं किया तो कहीं ना कहीं दुबले पर 2 आषाढ़ हो जाएगी। एक तो दुकान बंद, ऊपर से पेनाल्टी। पिछले समय केंद्र सरकार ने लॉकडाउन किया था तो उसने सारी तारीखें आगे बढ़ा दी थी, लेकिन अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ व्यापारी संगठन तो ये निवेदन लेकर के आई थी कि हमें दोपहर का 2 घंटा केवल अकाउंट के लिए हमको दे दो करके। जी, ये सारी पार्श्वभूमि में जब पालक मंत्री जी ने यह बैठक ली, तो राज भाई आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि पिछले सप्ताह मैंने कहा था कि पालक मंत्री ने महापौर को बुलाना चाहिए, कारण पूना के महापौर को बुलाया जाता है, नासिक के महापौर को बुलाया जाता है, तो नागपुर का क्यों नहीं। माननीय आयुक्त महोदय का फ़ोन आया और उस फ़ोन पर मैंने बताया कि भाई मिसेस पॉजिटिव होने के कारण मैं होम आइसोलेटेड हूँ, इसलिए मीटिंग में नहीं आ सकूँगा, मैं ऑनलाइन आपसे बात कर पाऊँगा करके। आज पोर्टल पे मैं उनसे जुड़ा, उस बैठक में शामिल हुआ। अपनी बात मैंने रखी कि व्यापारी वर्ग को दुकान बंद करके परेशान करने की अपेक्षा उन्हें व्यवसाय करने के लिए समय उपलब्ध कराना नितांत आवश्यक है। इसलिए पूर्ण बंद हम ना करें, लॉकडाउन ना करें, हम लोग ऐसा व्यवस्थापन करें जिससे दुकान भी चालू हो और समाज के बीच में व्यवस्थापन भी दे सके। और उस दृष्टि से आज का यह निर्णय हुआ। इस निर्णय में सारी दुकानें जो रहेगी, ये सभी वस्तुओं की दुकानें दोपहर 4 बजे तक शुरू रह पाएगी। मैं इसमें विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूँगा कि सुबह कितने बजे खुलेगी इसका कहीं भी उल्लेख नहीं है। जी, सुबह कितने बजे खुलेगी इसका कहीं भी उल्लेख नहीं है। ये व्यापारी प्रतिष्ठान
शाम को 7 बजे दुकान बंद हो रही है यह समझ करके 11 बजे की जगह सुबह 8 बजे खोल ले तो पूरा समय उनको काम करने का मौका मिल जाएगा। और वे सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से प्रचारित कर दे कि हमारे सारे प्रतिष्ठान सुबह 8 से 4 बजे तक शुरू रहेंगे, तो जितने घंटे रोज शुरू रहते थे उतने ही घंटे शुरू रहेंगे। ये सहयोग हमें इसलिए आवश्यक है कि शहर में वर्तमान में जो कुछ भी हो रहा है कोरोना के विस्तार के दृष्टि से, उसमें सबका कुछ ना कुछ सहयोग नितांत आवश्यक है। इसलिए व्यापारियों से हमने उतना समय 3 घंटे 4 घंटे का मांगा है कि भाई कुछ आपकी सुनते हैं, कुछ प्रशासन की सुनते हैं, और हम दोनों मिलकर ऐसा कदम उठाते हैं कि प्रतिष्ठान भी बंद ना रहे और व्यवस्थापन को भी आपका सहयोग मिल सके। इस दृष्टि से यह निर्णय लिया गया है। लेकिन आज इस निर्णय को लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी के 2 बड़े दिग्गजों की जरूरत पड़ गई। देखिए, जिस प्रकार से नागपुर शहर के महापौर की हैसियत से बैठक में मुझे बुलाना नितांत आवश्यक है, ऐसा मुझे लगा जी। उसी उसी प्रकार से यह भी तो आवश्यक है कि महाराष्ट्र प्रदेश के विरोधी पक्ष नेता विधानसभा के नागपुर में रहते हैं, नागपुर से विधायक है, तो उनकी भी बात तो मीटिंग में आना चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। नागपुर शहर में सारे राजनीतिक दल के जो विधायक हैं उनकी भी बात सामने आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, वो किसी भी राजनीतिक दल के हो जी। पिछले निर्णय में किसी विधायक से चर्चा नहीं। इस निर्णय में जब विधायक से चर्चा करनी थी तो देवेंद्र जी नागपुर में विधायक भी है और महाराष्ट्र में विरोधी पक्ष के नेता भी है जी। और मैंने तो रिक्वेस्ट किया कि इतना बड़ा निर्णय है तो इसमें आदरणीय नितिन जी भी अगर नागपुर में है तो उनसे बात कीजिए, अन्यथा ऑनलाइन नितिन जी को जुड़ने के लिए कहिए। नितिन जी ने अपनी सहमति दी और नितिन जी इसमें शामिल हुए। इस शहर को लेकर के किए जाने वाले निर्णय में जनप्रतिनिधियों से चर्चा करके सकारात्मक निर्णय लेना चाहिए, और शायद यह सब मिलकर के शामिल नहीं होते तो निर्णय दुकानों को जो खोलने का हुआ है यह होता या नहीं होता मैं कुछ नहीं कह सकता। सबसे चर्चा मिल होने के बाद जो सकारात्मक सुर निकला कि भाई कोरोना के साथ साथ व्यवसाय को जिंदा रख करके लोगों का रोजगार जिंदा रखना भी जरूरी है, कारण सैलून वाला अलग परेशान है। सैलून वाले की दुकान शनिवार और इतवार को चलती है, हमने वीकेंड में बंद रखा 1 महीने तक, उसका 1 महीने का पूरा व्यवसाय चले गया। अभी फिर हम बंद कर देते तो दुकान का किराया कहाँ से देता भाई? वो चाय की टपरी वाला है, उसका अलग व्यवसाय है, रास्ते पर खड़े होकर के खोमचा लगाने वाला है, चाट वाला है, इन सबके व्यवसाय है, सबको पेट है, सबको परिवार है। इन सबका संचालन करने के दृष्टि से प्रशासन को इस देश की अर्थव्यवस्था के यह भी एक अंग है और यह है, इसलिए व्यवस्था का संचालन ठीक तरीके से हो सके, इस प्रकार का निवेदन किया गया कि इस निर्णय से हम लोगों की रोजमर्रा के अर्थार्जन पर किसी प्रकार की अड़चन न लगाएं। यह सुर आदरणीय नितिन जी का भी रहा, आदरणीय देवेंद्र जी का भी रहा, सारे लोगों का रहा, और उसी सुर के कारण पालक मंत्री जी ने इस प्रकार का निर्णय घोषित किया। हाँ, अधिकार पालक मंत्री जी को सबने दिए अपने विचार रखने के बाद कि भाई कोई ऐसा मध्यम मार्ग निकालिए कि जिससे हमारा व्यवस्थापन भी ठीक से हो सके और व्यवसाय भी बाधित ना हो। और मध्यम मार्ग के रूप में पालक मंत्री जी ने बड़ा सुंदर शब्द वापरा, मैं एक ऐसी एसओपी तैयार करूंगा जिस एसओपी के अंतर्गत सबके साथ न्याय होगा। तो यह निर्णय उन्होंने लिया। व्यक्तिगत तौर पर मुझे ऐसा लगता है कि आज के निर्णय में पालक मंत्री जी ने बहुत जो अपेक्षित रिलैक्सेशन थे, मैंने कहा था कि पेरेंट्स के साथ बच्चे को स्कूटर पर बैठना चाहिए, उन्होंने 2 सीट वाली बात अलाउ कर दी। चलिए अच्छा। मैंने दूसरी बात कही थी कि भाई कैब में कम से कम 2 लोगों को अलाउ करना चाहिए। अगर एक परिवार के 2 लोग रेलवे स्टेशन पर आए हैं तो 2 टैक्सी में बैठ के तो नहीं जाएंगे जी। आज के निर्णय में उन्होंने 1+2 उसको भी कर दिया। मेरी 2 बातें उसमें सुनी गई। मैंने पिछले समय अभ्यासिका शुरू करने की बात कही थी, इस निर्णय में उन्होंने अभ्यासिका शुरू रखी है।
मैंने पिछले निर्णय में यह कहा था कि भाई ट्यूशन क्लास को ऑनलाइन लेने की अनुमति ट्यूशन संचालक को होनी चाहिए, उस बात को उन्होंने इस समय रखी है। दूध की दुकानें शाम को शुरू रहनी चाहिए, उस बात को भी उन्होंने अपने इस निर्णय में रखा है। तो जो जो सूचनाएं पिछले समय मैंने की थी वो सारी सूचनाओं को उसमें उन्होंने रखा है। मैं एक विनती और पालक मंत्री जी से करना चाहूँगा कि पालक मंत्री जी, जिनके बच्चे 10वीं और 12वीं क्लास में है ना, कभी उस पेरेंट्स को फ़ोन करके पूछिए कि उस बच्चे के माता पिता के ऊपर में क्या गुजर रही है। साल भर से क्लासेस नहीं हुई है, ऑनलाइन बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन ऑनलाइन पढ़ने में और प्रत्यक्ष पढ़ने में बहुत बड़ा अंतर होता है जी। क्या हम निर्णय लेकर के, अगर रेस्टोरेंट हमने 50% की छूट के साथ में शुरू रखा है, तो क्या ट्यूशन क्लास पर भी हम लोग 50% की उपस्थिति में कोरोना के नियमों का पालन करके केवल 10वीं और 12वीं के बच्चों को पढ़ाने की अनुमति दे सकते हैं? 1 महीना बाकी है परीक्षा के लिए, कुछ सकारात्मक रिजल्ट बनेगा। और यह जो बच्चा है ना, जो 10वीं पास होगा, ये केवल 10वीं का ऐसा सर्टिफिकेट होता है जिस पर आपकी जन्म तारीख लिखी होती है, और 10वीं का रिजल्ट जन्म तारीख के लिए नितांत आवश्यक होता है। और जब आप 10वीं का डिप्लोमा किसी के सामने रखते हैं जन्म तारीख दिखाने के लिए, तो उसको दिखता है आपने 10वीं में कितने नंबर लिए थे। वो एक्सरे मशीन है, एक्सरे मशीन, जिससे आपके इंटेलेक्चुअल लेवल की जानकारी मिलती है कि बच्चा पूर्व में कैसा था, आपकी नींव कैसी है करके। और यह जिंदगी भर ये आंकड़ा साथ रहने वाला है, इसको हम बदल नहीं सकते जी। इसलिए इस आंकड़े को सुधारने का एक मौका ये 10वीं और 12वीं वाले बच्चों को मिलना चाहिए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि पालक मंत्री जी ने 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए 50% उपस्थिति में कक्षा लेने की ट्यूशन क्लासों को भी अनुमति देनी चाहिए, और विद्यालयों को भी अनुमति देनी चाहिए 10वीं 12वीं के बच्चों की। ऐसा मैं विनम्र निवेदन आपके माध्यम से करना चाहता हूँ। हमारे एक व्यूअर हैं, नीरज पोपतानी नाम है उनका, वो पूछते हैं कि सर, इलेक्ट्रिसिटी बिल के डिसीजन के लिए क्या कुछ हुआ? पेंडिंग है, जनता वेट कर रही है। ये बड़ी राजनीति इलेक्ट्रिसिटी बिल को लेकर के हो रही है। हमने इसको लेकर के आंदोलन चलाया। आंदोलन चलाने के बाद नागपुर शहर के पालक मंत्री इस राज्य के ऊर्जा मंत्री भी है, उन्होंने कहा कि मैं इस पर सकारात्मक निर्णय लूँगा। उन्होंने निर्णय नहीं लिया तो हमने दूसरा फिर से एक आंदोलन किया, बिजली बिल की होली जलाई। उन्होंने कहा कि भाई मैं 100 यूनिट तक का बिजली का बिल माफ़ कर दूंगा। हमें लगा कि चलो इतना ही राहत जनता को मिलेगी। उसके बाद फिर वो भी नहीं किया, हमने फिर से आंदोलन किए। ये आंदोलन थोड़े बड़े स्वरूप में हो गया। जब बड़े स्वरूप में हो गया तो उन्होंने घोषणा करी कि दिवाली के तोहफे के रूप में मैं बिजली बिल की माफ़ी दे दूंगा। फिर भी नहीं हुआ। फिर हमने दिवाली के दूसरे दिन घंटा बजाओ आंदोलन किया, तो इन्होंने घोषणा कर दी कि भाऊ बीज को मैं अपनी बहनों को भेंट स्वरूप बिजली बिल की माफ़ी दे दूंगा। वो भी नहीं हुआ। आखिर में महाराष्ट्र के अनेक मंत्रियों ने बोलना चालू कर दिया, नितिन राउत ने हमसे पूछ के थोड़ी निर्णय लिया है, वो तो उनका निर्णय है, सरकार का निर्णय थोड़ी है, कैबिनेट का निर्णय कौन थोड़ी है, ये वही उत्तर देंगे। और बाद में इन्होंने खुद कह दिया कि नहीं ये करना संभव नहीं है, मैं नहीं कर सकता। अब यह जो मजाक जनता की भावना का खिलवाड़ के रूप में माननीय ऊर्जा मंत्री जी उड़ा रहे हैं, मैं क्षमा चाहता हूं, किसी की भावना से ऐसा मत खेलो। गरीब आदमी ईंट ईंट जोड़ करके अपना मकान बनाता है। आपने पहले ही दिन अगर ये स्पष्ट रूप से कह दिया होता कि यह संभव नहीं है, पहले दिन से आपकी भूमिका रहती, तो गरीब आदमी इतना लंबा चौड़ा बिल अपने आंग पर बैठाल करके 30,000, 40,000, 50,000, लाख, 1.5 लाख ये स्थिति में नहीं पहुंचता। और लॉकडाउन के समय में आपने जो बिल लिया है, उस बिल को बनाने की जो पद्धति है उसी का मूल रूप से विरोध किया गया है। आप किसी भी बिल को बनाते हैं तो बिल को बनाते समय प्रत्येक माह के यूनिट के आधार पर आपको बिजली का बिल आता है। आपने लॉकडाउन के कार्यकाल में 3 महीने में जितना यूनिट जला उसके हिसाब से स्लैब निर्धारित करते हुए आपने रेट लगा दिया, इसलिए 3 गुना 4 गुना अपने आप वो हो गया है करके। उसको सुधारने की आवश्यकता थी। जनता पैसे भरने को तैयार थी, बिल में सुधार की मांग कर रही थी। अगर आपने वही कर दिया रहता उस समय तो इतनी त्रासदी नहीं होती थी। मैं कहना चाहता हूं पालक मंत्री जी से
कि भाई आप ऊर्जा मंत्री है, इसलिए कृपया इस बात पर बड़ी संजीदगी से ध्यान दें। और जो घोषणा की थी आपने, वो किसी ने आपके मुंह से बुलवाया नहीं था, आपके मुखारवृंद से वो शब्द स्वयं प्रस्फुटित हुए थे जो आपके अंतर्मन से बाहर निकले थे। और मनुष्य वही है जो अपने अंतर्मन की बात को सुने और उसके अनुरूप व्यवहार करे, और जो अपने अंतर्मन की बात के विपरीत कार्य करता है उसे मनुष्य कहने से भी मैं धिक्कार मानता हूं करके। इसलिए कम से कम अब तो भी बात सुन लो आप। नीरज पोपटानी का पूरा सवाल मैं पढ़ नहीं पाया क्योंकि बड़ा लंबा लिखा उन्होंने, और ये बात उन्होंने कही बड़ी संजीदगी से। वो भी कह रहे हैं कि वाकई में जितनी बिजनेस वाले लोग हैं, छोटे व्यवसाय करने वाले लोग हैं, उसमें सब आ जाते हैं। धंधे सबके टूट गए, काम सबका टूट गया, नौकरी वाले करने वाले लोगों को भी कई महीनों से आधी पगारों में वो अपना घर चला रहे हैं। उसमें जब इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट से, MSCB से कोई आता है और कहता है कि काट दूंगा बिजली, ये धमकियां सुनकर आदमी अपने ही परिवार के नीचे उसका सर झुक जाता है। और बिजनेस जब बंद है, नौकरियां में जब आधे पैसे मिल रहे हैं, तो ऐसे में जनता क्या करे? वो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के व्यक्ति को क्या कहा जाए? मैं यही बताना चाहता हूं राज भाई कि अगर मेरी दुकान शुरू है और मेरा इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन चालू है तो मुझे बिजली का बिल आएगा ना। जब लॉकडाउन में मेरी 3 महीने दुकान बंद रही तो आपने बिल कैसे बनाया कि पिछले साल मार्च महीने में इतना यूनिट जला था, अप्रैल में इतना यूनिट जला था, मई में इतना यूनिट जला था और जून में इतना यूनिट जला था। पिछले साल के अप्रैल, मई और जून में जले हुए 3 महीने के यूनिट के आधार पर आपने एवरेज बिल मुझे भेज दिया। अरे भाई, पिछले साल ये दुकानें मेरी चालू थी इसलिए वो एवरेज यूनिट था, और इस साल मेरी दुकानें टोटली बंद है। और जब मेरी दुकानें टोटली बंद है तो एवरेज के आधार पर आपने बिल किस आधार पर दिया, और ये बंद का पैसा आप किस आधार पर ले रहे हैं? यही प्रश्न पालक मंत्री से लोग पूछ रहे हैं, और उसी का उत्तर देने में वो अक्षम है और बारंबार 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 भावनात्मक खिलवाड़ करके उसको टालने की कोशिश कर रहे हैं। आज आपको मीटिंग में बुलाया गया, उसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। वो चेहरे पे आपकी आज मुस्कान दिख रही है कि आपको मीटिंग में बुलाया गया। क्या मीटिंग में बोलने दिया गया आपको? क्या जनता के सवाल आपको रखने के लिए मौका मिला, या उसके लिए भी आपको संघर्ष करना पड़ा? देखिए, ये व्यवस्था ही ऐसी है कि अगर आपको बोलना है तो उसके लिए संघर्ष तो करना ही पड़ता है। हाँ, जब मैंने बोलना शुरू किया तो मुझे टोका नहीं गया। मेरी बात को पूरी संजीदगी से उन्होंने सुनी, और संजीदगी से सुनना भी नितांत आवश्यक था, कारण मैं जो कह रहा था इस शहर की जनता के लिए कह रहा था, इस शहर के नागरिकों के लिए कह रहा था। मैं जो कुछ भी कह रहा था वो अपने लिए नहीं कह रहा था। इसलिए मेरी बात को बड़ी संजीदगी से उन्होंने सुनी, और सुन करके उन्होंने कहा कि आपका विचार सकारात्मक है। आप भारतीय जनता पार्टी से हैं, तो ये बात आपसे मैं पूछ सकता हूं, और आप बहुत सीनियर लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के। बिजली का बिल के लेकर आपने बहुत सारे आंदोलन किए, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे आंदोलन किए। क्या हम ये भारतीय जनता पार्टी का फेलियर माने कि वो गार्डियन मिनिस्टर को, ऊर्जा मंत्री को कन्विंस नहीं करा पाई कि जनता कितनी त्रस्त है? हम तो पूरी तरह से कन्विंस करा पाए, इसीलिए उनको बार बार उत्तर देना पड़ा। कभी 100 यूनिट का उत्तर दिया, कभी दिवाली की बात कही, कभी भाई दूज की बात कही। हमने तो उनको कन्विंस कर लिया। हाँ, ये पालक मंत्री जी और जो ऊर्जा मंत्री जी है, उनकी कमजोरी है कि वे अपने प्रशासन को कन्विंस नहीं कर सके, अन्यथा हमने तो उनको कन्विंस कर लिया था। इसीलिए उनके मुखार वृंद से इतने अच्छे अच्छे शब्द जनता के हित में निकले थे। ये लॉकडाउन को आप किस तरह से देखते हैं? इस लॉकडाउन को हमने किस तरीके से देखना चाहिए? ये लॉकडाउन कोरोना के साथ जो शहर में तीव्रता से कोरोना बढ़ रहा है उस पर अंकुश लगाने के लिए आपसे हम लोग करबद्ध निवेदन करके आपके सहयोग की अपेक्षा करते हैं। नागरिकों ने अपना रूटीन थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। खरीदी करने का हमारा जो समय है वो समय हमने 4 बजे के पहले का कर लेना चाहिए, यही मैं निवेदन करना चाहता हूँ। व्यापारी बंधुओं से भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आपकी बात मैंने पिछले सप्ताह रखी कि व्यापार शुरू होना चाहिए, और बड़ी संजीदगी के साथ कहना चाहता हूं कि आज हमारे दोनों नेताओं ने भी साथ में बैठने के कारण यह निर्णय लेने के लिए पालक मंत्री तैयार हुए।
अब शहर में एक और वर्ग है जो मुझसे मेरे फेसबुक पर पूछता है कि और कितने के प्राण लोगे कहते। वह भी संजीदगी भरा प्रश्न है। कल 35 लोगों की मृत्यु कोरोना के कारण हुई। आज भी कोरोना का आंकड़ा बहुत बड़ा है। आज भी 3600 से ज्यादा लोग कोरोना से ग्रसित हुए। तो आप दुकान चालू को कर रहे हैं, लेकिन दुकान चालू करते समय कोरोना के नियमों का आप पालन कीजिए। आप संकल्प ले ले कि कोई भी व्यक्ति अगर मास्क लगाए बगैर आया है तो उसे दुकान के अंदर नहीं आने देंगे। आप अपने दुकान में प्रवेश के पहले व्यक्ति को सैनिटाइज करके अंदर आने की व्यवस्था कीजिए। आप कोशिश कीजिए कि आपके दुकान का अगर साइज छोटा है तो वहां 5 से ज्यादा लोग एक साथ एकत्रित ना हो। यह सारी चीज आपको इसलिए ध्यान में रखना है कारण इस व्यवस्था में केवल आपके लिए हमने बदलाव किया है, केवल आपके लिए, आपके व्यवसाय के लिए, आपके व्यवसाय से पलने वाले उन परिवारों के लिए जो आपके दुकानों में नौकरी करते हैं, उनके घर के संचालन के लिए। लेकिन इस शहर की आम आबादी के जीवन के आधार पर हमने यह निर्णय लिया है। इसलिए इस शहर के आम आदमी के जीवन पर उसका कुप्रभाव ना हो, व्यवस्था के संचालन में कोई कोताही ना हो। आप कोरोना के नियमों के अंतर्गत यह सारे काम करें, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। पानी पूरी वाले, चाट वाले, नाश्ते के ठेले वाले, खोमचे वाले विशेष रूप से ध्यान रखें कि सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए, नियमों का पालन होना चाहिए। और इस बात का इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखें कि सबसे ज्यादा भीड़ इन्हीं स्पॉट पर होती है। सब्जी बेचने वाले ध्यान रखें कि खुद भी मास्क लगा करके रखें, सामने वाले को भी मास्क अगर नहीं लगाया है तो उसको आप सब्जी ना दें। फल वाला भी मास्क लगा करके रखे और जो मास्क ना लगाया है उसको फल ना दे। यह हमें स्वयं अनुशासन डेवलप करना पड़ेगा। इस कोरोना से लड़ना है तो हम संसाधन उपलब्ध करा सकते हैं या व्यवस्थापन उपलब्ध करा सकते हैं, लेकिन अनुशासन आपको करना पड़ेगा, आपको। इसलिए आप स्वयं अनुशासित रहे। आपके यहाँ आपका कोई कस्टमर आता है तो उसे अनुशासित करें, और हम जब समाज को अनुशासित करने के लिए साथ में मिलकर के काम करने लगेंगे तो नैसर्गिक मानिए कि जब हम सब अनुशासित हो जाएंगे ना तो कोरोना अपने आप परास्त हो जाएगा। कोरोना की लड़ाई केवल अनुशासन से ही जीती जा सकती है, और वह अनुशासन आपके माध्यम से भी समाज में स्थापित होना चाहिए। इस दृष्टि से आप आगे बढ़े। सारे दुकानों पर बोर्ड लग जाने चाहिए कि नो मास्क नो एंट्री। इस शहर के ऑटो चलाने वाले भाइयों के लिए हमने 1+2 की अनुमति दी है। वे भी मास्क के बगैर किसी को बैठने ना दे। शहर में संचालित होने वाली बस में भी अगर कोई मास्क नहीं लगाता है तो उसे बैठने ना दे। प्राइवेट संचालित होने वाली बस में भी अगर कोई मास्क नहीं लगाता है तो उसको बैठने ना दे। मास्क को अपने जीवन का अनिवार्य अंग बना करके हम पूरे समय मास्क लगा करके सार्वजनिक जीवन में विचरण करें। इस दृष्टि से अगर हमने निर्णय लिया तो कोरोना को हम परास्त कर सकते हैं। निधि राठी इस वक्त देख रही हैं आपको, और वो आपसे ये सजेस्ट कर रही हैं कि स्ट्रिक्ट फाइन चार्ज करना चाहिए, फ़ोटोज़ क्लिक करने चाहिए उनके जो विदाउट मास्क घूम रहे हैं, और एक बड़ा अमाउंट चार्ज करना चाहिए। ये मैंने जब मैं आपसे मिला आके तो मैंने आपको बताया कि ये दिल्ली में भी लागू है, और इसीलिए शायद दिल्ली में रहने वाले हर सिटीजन के चेहरे पे आपको मास्क दिखता है। मास्क को लेकर के फाइन महानगर पालिका ने बढ़ाया है। पहले 200 रुपये फाइन था, अब इस फाइन को 500 रुपये करने का निर्णय महानगर पालिका ने लिया और 500 रुपये का फाइन ले रहे हैं। हम इस दृष्टि से बहुत तेज़ी के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। मैंने जो रिव्यू मीटिंग महानगर पालिका की ली थी, और जब मैंने देखा था कि एक जोन में 30, 35, 40, 50 लोगों को दंड किया जाता है, तो मैंने उनसे निवेदन किया था कि भाई यह तो बहुत कम संख्या में है, लोग बहुत बड़ी संख्या में रास्ते पर बगैर मास्क दिखाई देते हैं, इसमें वृद्धि होनी चाहिए। उस दृष्टि से एरिया को टारगेट करके हम लोग इस चीज़ को करेंगे। और मैं आपसे भी निवेदन करना चाहूँगा कि इस शहर की वॉकिंग स्ट्रीट है जो सेमिनरी हिल के पास में है, वहाँ ऐसे लोग आते हैं राज भाई जो आपका चैनल भी देखते हैं और मुझसे प्रश्न भी करेंगे जी, और प्रश्न में यही पूछेंगे कि कोरोना के लिए आप क्या कर रहे हो। भाई साहब मास्क लगा करके घूमो, सुबह मास्क। आप लाफ्टर क्लब में भी है तो मास्क लगा करके हंसो। ऐसा नहीं है कि आप हंसेंगे तो कोरोना आपके पास नहीं आएगा, आपसे डर के भाग जाएगा करके।
हर मॉर्निंग वॉक करने वाला व्यक्ति सुबह अपने साथ जब श्वास लेने के लिए, हवा लेने के लिए जाता है, तो अगर वो निर्णय ले ले कि मैं बगैर मास्क के नहीं घूमूंगा तो दूसरे को टोक सकता है। साइकिलिंग करने वाला व्यक्ति बगैर मास्क के ना घूमे, वो निर्णय ले ले तो वो दूसरे को रोक सकता है। बहुत बड़े प्रमाण में सुबह के समय व्यायाम करने के लिए जाने वाला व्यक्ति बगैर मास्क के दिखाई देता है। कल ही मेरे एफबी पर, हमारे यहाँ टाटा बाग नाम की एक बस्ती है जहाँ सब पारसी समाज के लोग रहते हैं जी, मेरी एक बहन है ईरानी, उसने मुझे फोटो भेजा और कहा कि आप सबको तो जागरूक कर लोगे, ये शुक्रवारी तालाब के पास मॉर्निंग वॉक करने वालों को कब जागरूक करोगे। इसलिए मेरा आपसे भी निवेदन है। और एक विषय, एक सजेशन मुझे आज मिला है। कांग्रेस के कार्यकर्ता है सर्वेश नायक करके, उन्होंने एक सजेशन दिया है। उनका सजेशन बड़ा अच्छा है। उन्होंने कहा है कि नासिक में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ऐसा किया है कि जो व्यक्ति बगैर मास्क लगाए रास्ते पर दिखता है उसको दंड लेकर के मास्क लगा दे और अरेस्ट करके उसका कोरोना भी चेक करा ले करके। तो कम से कम मेरे को उठा के कोरोना चेकिंग को ले जाएंगे, ये डर से तो आदमी मास्क लगा। उस दृष्टि से मुझे सजेशन अच्छा लगा। मैं माननीय आयुक्त महोदय जी से इस पर चर्चा करूंगा और चर्चा करके संभव हुआ तो नागपुर में भी इसको लागू करने की कोशिश करूंगा। कांग्रेस की एक और युवा कार्यकर्ता है श्रेया ठाकरे, वो इस वक्त आपको देख रही है। कहती है, सर एनएमसी रिपोर्ट 24 आवर्स होने के बाद भी नहीं दे रहे हैं, प्लीज कुछ करें। नागपुर महानगर पालिका 24 घंटे में रिपोर्ट दे रही है और महानगर पालिका हर 24 घंटे में अपने आंकड़े को घोषित कर रही है। शाम को 5 बजे आपके पास जो आंकड़े आते हैं वो इसीलिए शाम को 5 बजे आ पाते हैं कि दिन भर के कलेक्शन के लिए नागपुर महानगर पालिका के माध्यम से शाम को 5 बजे तक के यह रिपोर्ट आने के बाद ही आंकड़े आपके पास आते हैं। हाँ, जो रिपोर्ट 5 बजे के बाद सैंपल कलेक्शन होकर के जाती है वह भी दूसरे दिन शाम को 5 बजे तक आने के बाद हम उसकी भी घोषणा करते हैं। ऐसा नहीं के बराबर ही ऐसा होता है कि 24 घंटे से ज़्यादा किसी प्रकार की कोई रिपोर्ट आई हो। सारे लोगों को 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट मिलना चाहिए। इस दृष्टि से नागपुर महानगर पालिका के आयुक्त इन्होंने कड़क दिशा निर्देश दे करके रखे हुए हैं। एक सवाल पियाली कनाबर का है। हमारी रेगुलर व्यूअर हैं, बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछती हैं। आज पूछती हैं कि शुड पुलिस रिजर्व द राइट टू हिट पब्लिक ऑन ब्रेकिंग रूल्स एंड समटाइम्स विदाउट एनी फॉल्ट ऑफ देयर्स। पब्लिक को पुलिस जब मारती है तब क्या ये सही है? क्या इस किस्म के पुलिस की हरकत पे क्या कोई लीगल एक्शन लिया जा सकता है? आज तो महाराष्ट्र के गृह मंत्री जी ने ही आप जो प्रश्न कर रही है यह प्रश्न शहर के पुलिस आयुक्त से कर लिया, इसलिए आपकी बात महाराष्ट्र के गृह मंत्री तक पहुंच गई है। आपको इसमें सुधार दिखाई देगा, ऐसा मैं विश्वास दिलाता हूं। आपने जो प्रश्न किया यह गृह मंत्री जी ने पुलिस आयुक्त से ही आज किया है। सुशांत खोबरागड़े पूछ रहे हैं कि क्या आप सब ग्राउंड शुरू कर सकते हैं जहां पर मास्क कंपलसरी करके शुरू कर सकते हैं, उसको चलेगा ये? देखिए, जब हम खेल के मैदान पर जाते हैं तो खेलते समय मनुष्य की श्वसन क्रिया में वृद्धि होती है और जब श्वसन क्रिया में वृद्धि होती है तो नैसर्गिक है मास्क पहन करके उसको खेलना संभव नहीं होगा करके। और अगर हमारा एकत्रीकरण होता है और मास्क पहन करके खेलना संभव नहीं होता है तो ऐसी अवस्था में हम अगर क्रिकेट को छोड़ दें तो बाकी सारे खेल ऐसे हैं जो एक दूसरे के पास आके खेले जाते हैं करके जी। तो ऐसी सारी स्थितियों में एक खेल को शुरू करना, दूसरे को बंद करना, तीसरे को बंद करना उचित नहीं है। वॉकिंग के लिए सारे के सारे मैदान शुरू है, आप वॉकिंग कीजिए, साइकिलिंग कीजिए। बाकी खेलों के लिए इसको प्रतिबंधित किया गया है, राज्य सरकार के निर्देश पर किया गया है, इसलिए। एक और सवाल ये है कि ऑफिस में जो जाते हैं उनको डबल सीट जाने दिया जाए, क्या ये पॉसिबल है? एक गाड़ी पे आज का निर्णय है 1+1 टू व्हीलर पे अलाउ कर दिया है सरकार ने। मैंने पिछले समय प्रश्न किया था कि चालू करना चाहिए करके। एक सवाल और है कि ये श्रीकांत चारी का सवाल है। ये बीजेपी के ही युवा कार्यकर्ता हैं और वो पूछते हैं कि अगर नागपुर के युवा आपके सामने कोई प्लान लेकर आते हैं तो क्या आप उनकी सुनेंगे, उन्हें अपना समय देंगे उनका आइडिया रखने के लिए? बिल्कुल 100% आप आइए, आपका स्वागत है। ठीक है। ये जो पूरा का पूरा लॉकडाउन का ये वक्त है, अभी फिर से ये स्ट्रेच हुआ है। 27 तारीख तक कुछ नियम बदले हैं,
27 के बाद 2 दिन जो होली का टाइम है उसमें कुछ अलग कानून है, और उसके बाद 31 तक। मतलब पब्लिक क्या समझे, कितना नंबर आ जाएगा तो नागपुर खुल जाएगा? कोशिश कीजिए कि यह जो आंकड़ा है ये फिर से पुराने आंकड़े पर आ जाए, उससे भी नीचे आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। कोशिश कीजिए। कुछ कुछ राज्यों में 1000 लोग निकल रहे हैं। मध्य प्रदेश में पूरे राज्य में 1000 लोग निकले तो महीने का सबसे बड़ा आंकड़ा पूरे मध्य प्रदेश का 1000 का हुआ। मेरे शहर में 3500 लोग निकल रहे हैं। इससे आप समझ सकते हैं। और मध्य प्रदेश सरकार ने तो निर्णय लिया है कि महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश चलने वाली बसेस को उन्होंने 31 तारीख तक बंद करने का निर्णय लिया है। यह सारा निर्णय इस संक्रमण को रोकने के लिए लिया गया है। इसलिए हम जितना ज़्यादा अनुशासन का पालन करेंगे उतना अच्छा होगा। और अभी तो भारत सरकार के माध्यम से देश के लाडले प्रधानमंत्री जी ने आपको वैक्सीन भी उपलब्ध करा के दी है। वैक्सीन के बारे में किसी प्रकार का भ्रम अपने जीवन में मत पालिए। मैंने स्वयं वैक्सीन ली है। मैंने मेरी माताजी को वैक्सीन दिलाई है जी। और मेरी माताजी 99 वर्ष की है जी। और इसीलिए साथ में जाकर के वैक्सीन ली कि अगर मैं मेरी 99 वर्ष की माताजी को वैक्सीन दे रहा हूँ, इसका संदेश एक समाज में जाता है कि भाई इसमें कोई खतरा नहीं है। इसलिए शहर के प्रथम नागरिक ने 99 वर्ष की माँ को वैक्सीन दिलाई है करके। कोई संदेह नहीं है, वैक्सीन लीजिए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कीजिए, वैक्सीन लेने के लिए जाइए। महानगर पालिका के केंद्रों पर जाइए, सरकारी केंद्रों पर जाइए। निःशुल्क वैक्सीनाइजेशन की व्यवस्था है। महानगर पालिका ने तो और 10-10 नए वैक्सीनाइजेशन सेंटर शुरू किए हैं, जिसमें से 7 एक्टिवेट हो गए हैं। सोमवार से और 3 एक्टिवेट हो जाएंगे। आप कल्पना कीजिए कि नागपुर शहर में करीब करीब 7.25 लाख लोग हैं जो 45 साल से ऊपर की जिंदगी जी रहे हैं। और ये सारे लोगों का वैक्सीनाइजेशन करने का महानगर पालिका के माध्यम से नियोजन किया गया है जी। और शासन के निर्देश है, घर आके नहीं लगाएंगे, आपको आना पड़ेगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जो लोग 60 साल से ऊपर के हैं, जितने लोग मेरी बात सुन रहे हैं, उनसे निवेदन है कि अरे भाई कल संडे है ना, क्यों ना कल हम 10-10 लोगों का रजिस्ट्रेशन अपने मोबाइल पर कर ले। अगर इसे 1000 लोग सुन रहे हैं तो 10,000 लोगों का रजिस्ट्रेशन हम लोग कर पाएंगे। उससे ज्यादा लोग सुन रहे हैं तो मल्टीपल कर लीजिए, उतने लोगों का हम लोग कर पाएंगे। और इस नियोजन को हम लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में रजिस्ट्रेशन करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनाइजेशन सेंटर तक ले जाने की कोशिश करें। और जितनी बड़ी संख्या में वैक्सीनाइजेशन होगा उतनी बड़ी संख्या में इस बीमारी से निजात पाने के लिए हम लोग एक पूरी की पूरी टीम तैयार करेंगे। 60 साल के ऊपर वाला हर व्यक्ति केवल अपना आधार कार्ड लेकर के सेंटर पर जाए तो भी उसका वैक्सीनाइजेशन हो जाता है। और 45 से 59 साल के बीच का जो व्यक्ति है वो वैक्सीनाइजेशन के लिए जाए तो एक फॉर्म शासन की तरफ से आया है। उस फॉर्म में 21 प्रकार की व्याधियां लिखी हुई है, जिसको हम लोग कोरोना की भाषा में कोमॉर्बिड पेशेंट कहते हैं जी। एक डॉक्टर से सर्टिफाई करा के उसे लेकर के जाए तो उसका भी वैक्सीनाइजेशन हो सकता है। इन दोनों आयु वर्ग के लोगों ने पूर्णता के साथ में वैक्सीनाइजेशन कराना चाहिए। और समाज में मैं, चारी जी ने मुझसे पूछा है ना कि आपके पास कुछ प्लान है क्या। चारी जी, आपकी पूरी नौजवानों की टीम लीजिए और पूरी नौजवानों की टीम लेकर के आप निकलिए अपने रास्ते पर। मेरी पत्नी पॉजिटिव आने से पहले 2 दिन सुबह का 1 घंटा अपने वार्ड में प्रत्येक घर में कार्यकर्ताओं के साथ जा करके मैंने लोगों के नाम दर्ज कराए। इसलिए कराए कि मैं अगर लोगों से निवेदन कर रहा हूं तो पर उपदेश कुशल बहुते रहने, मैंने भी उसकी शुरुआत करनी चाहिए। मैं अगर जाऊंगा तो लोगों को लगेगा नहीं, महापौर खुद अपने घर से बाहर निकले, हमारे नगर सेवक बाहर निकल रहे हैं। और चारी जी, आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आपके पास 25 नाम हो जाए तो आप उनको एक जगह बैठा लीजिए, मुझे फोन कीजिए, 15 मिनट के अंदर आपके वहां बस भेजूंगा और जिस सेंटर का आपने रजिस्ट्रेशन किया उन्हें वहां ले जाने की और वापस लाने की जिम्मेदारी महानगर पालिका लेगी। और ये केवल चारी जी के लिए नहीं तो आप सोचोगे बीजेपी का कार्यकर्ता है इसलिए चारी का नाम लिया। कोई भी राजनीतिक संगठन का कार्यकर्ता अगर इस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करता है और वहां लोगों को एकत्रित करता है तो वैक्सीनाइजेशन कोई राजनीतिक पार्टी के सिंबल को लेकर के नहीं बना है।
या इस शहर के नागरिक को लेकर के बनाया, और मैं महापौर इस शहर का हूं, प्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी का हूं, लेकिन महापौर मैं इस शहर के जनता का हूं। इसलिए इस शहर में किसी भी राजनीतिक विचारधारा का व्यक्ति इस आंदोलन को वैक्सीनाइजेशन के चलाएगा, उसको मदद करने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूं। उसके लिए वाहन की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। एक बस में हम 25 से ज्यादा लोगों को नहीं बैठा सकते। मैंने पहले कहा था 500 का रजिस्ट्रेशन होने के बाद हमें बताइए, 500 के रजिस्ट्रेशन में समय लग जाता है। इसलिए आप 25-25 का भी रजिस्ट्रेशन कीजिए, मुझे फोन कीजिए, मुझे सूचना कीजिए, आपके लिए गाड़ी की व्यवस्था करके उन्हें उस केंद्र तक ले जाने की हम लोग कोशिश करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, जीएमसी में रजिस्ट्रेशन कराइए, आईजीएमसी में रजिस्ट्रेशन कराइए, महानगर पालिका के पांचपौली केंद्र में रजिस्ट्रेशन कराइए, महानगर पालिका के आइसोलेशन केंद्र में रजिस्ट्रेशन कराइए, पश्चिम नागपुर में रहते हैं तो केटी नगर में रजिस्ट्रेशन कराइए, सदर में आप रजिस्ट्रेशन कराइए। अगर आप अंबाझरी साइड रहते हैं तो इंदिरा गांधी रुग्णालय महानगर पालिका का वहां रजिस्ट्रेशन कराइए। आप जयताड़ा में रहते हैं तो खामला के सेंटर में रजिस्ट्रेशन कराइए। अगर आप नरसाड़ा में रहते हैं तो नरसाड़ा के सेंटर में रजिस्ट्रेशन कराइए। अगर आप पारडी में रहते हैं तो आप पारडी के सेंटर में रजिस्ट्रेशन कराइए। और अगर आप लकड़गंज में रहते हैं तो बाबुलवन के सेंटर में रजिस्ट्रेशन कराइए। और अगर आप नंदनवन में रहते हैं तो नंदनवन के सेंटर में रजिस्ट्रेशन कराइए। आप मध्य नागपुर में रहते हैं तो महल में रजिस्ट्रेशन कराइए, हंसापुरी में रजिस्ट्रेशन कराइए, डागा में रजिस्ट्रेशन कराइए। शहर में इतनी जगह निःशुल्क व्यवस्था है। उत्तर नागपुर में अगर आप रहते हैं तो उत्तर नागपुर में आप डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर रुग्णालय में रजिस्ट्रेशन कराइए, पांचपौली में रजिस्ट्रेशन कराइए। ये सारी ऐसी जगह है जहां निःशुल्क में आपको वैक्सीन मिलेगी। और सशुल्क लेना है तो नागपुर शहर में ऐसे और 42 सेंटर है जो प्राइवेट सेंटर है, जहां पर केंद्र सरकार की CGMS की योजना चलती है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना चलती है, या महाराष्ट्र सरकार की महात्मा फुले योजना चलती है। ऐसे और सेंटर पर भी हम लोग वैक्सीन दे रहे हैं। ऐसे कुल 84 सेंटर है। और कल महाराष्ट्र सरकार ने और प्राइवेट सेंटर को अनुमति देने की बात की है, जिससे 30-32 और नए सेंटर खुल जाएंगे। आज तो हमने पालक मंत्री जी से बात की है कि क्या गुजराती समाज अपने समाज भवन में व्यवस्था करने के लिए तैयार है तो हम वहां वैक्सीन देंगे। क्या महेश्वरी समाज अपने समाज भवन में यह व्यवस्था करने के लिए तैयार है तो हम वहां वैक्सीन देंगे। क्या पंजाबी समाज अपने समाज भवन में यह व्यवस्था करने के लिए तैयार है तो क्या हम वहां वैक्सीन और डॉक्टर देंगे। इस शहर के जितने समाज भवन हैं, उन समाज भवन में अगर हमने डॉक्टर और नर्सेस उपलब्ध करा करके वैक्सीन देना प्रारंभ कर दिया तो समाज के लोग स्वयं अपने समाज के बुजुर्गों को समाज भवन तक ला करके वैक्सीन के कार्यक्रम में सहयोग करेंगे। इस दृष्टि से भी पालक मंत्री जी ने निर्णय लेना चाहिए। यह बात भी मैंने आज प्रखरता के साथ में पालक मंत्री जी के साथ में रखी है। पंजाबी समाज ने अच्छा उपक्रम किया। उन्होंने एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जहां वैक्सीनाइजेशन शुरू था उससे चर्चा की। चर्चा करने के बाद में पंजाबी समाज ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके अपने समाज के लोगों को वहां तक ले जाकर के उनका वैक्सीनाइजेशन किया, जिसको अच्छा प्रतिसाद मिला। यह हम लोग प्रत्येक समाज के समाज भवन में उनके संगठनों को साथ में लेकर के कर सकते हैं। इस संकट के कार्यकाल में सारे सामाजिक संगठन हमारे साथ काम करने के लिए तैयार है। हमने भी 2 कदम आगे बढ़ा करके उनसे कदमताल करना चाहिए और वैक्सीनाइजेशन की गति बढ़ा करके कोरोना की गति को रोकने के लिए सकारात्मक कदम उठाने चाहिए, ऐसा निवेदन मैं करना चाहता हूँ। सवाल बहुत आ रहे हैं तो मैं चाहूँगा कुछ चुनिंदा सवालों के आप जवाब दें। एक सवाल आया है श्रेया ठाकरे का। आपने बहुत सारे रेड्स बीच में किए, कई सारी जगहों पर आप अचानक पहुंच जाते थे और आपने वहां पर रेड्स किए जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा था। एक डॉक्टर ऐसी दवाई दे रहा था, ऐसा शेक पिला रहा था जिससे लोगों को ये लग रहा था कि उनको कोरोना नहीं होगा। वहां पर आपने सुबह सुबह रेड डाली। आप क्या कभी आप अंबाझरी लेक के पास रेड करेंगे? श्रेया ठाकरे पूछ रही हैं। वहाँ पे लोग स्विमिंग करने के लिए जा रहे हैं आजकल। बिल्कुल श्रेया जी, आपने सूचना दी है। कल ही हमारे एनडीएस की टीम वहां जाएगी और वहां जाकर के कार्रवाई करेगी। आपको विश्वास दिलाता हूं मैं, कल ही वहां कार्रवाई हो जाएगी श्रेया जी। और आपके ध्यान में ऐसी कोई जगह आती है तो आप जरूर बताइए। मैंने आपको बताया कि मेरी एक बहन ईरानी ने आज शुक्रवारी तालाब के पास का मॉर्निंग वॉक की बात कही, तो आज हमने टीम को वहां भेजा था सुबह। कुणाल मौर्य पूछ रहे हैं, गरीबों की खाने की तो जो व्यवस्था है मंदिर और मस्जिद के बाहर, जो बाहर गरीब रहते हैं,
उनके पास खाने की व्यवस्था को लेकर दिक्कत है, क्या अभी भी ये एनजीओज़ की जिम्मेदारी है, या ये पालक मंत्री जिम्मेदारी लेंगे, या ये शहर के कलेक्टर लेंगे, या ये फिर से मेयर की तरफ सवाल आएगा? मैंने जब पिछला लॉकडाउन हुआ तो कलेक्टर साहब को इस विषय के लिए स्वयं होकर के फ़ोन किया था। तो कलेक्टर साहब ने कहा था कि भाई एक सप्ताह में तो हम ये सब चीज़ें नहीं कर सकते, लेकिन अगर यह कंटिन्यू इसी प्रकार से बंद रहा तो हमें उसके बारे में विचार करना पड़ेगा। लेकिन वो कंटिन्यू उस प्रकार से नहीं हुआ, इसलिए उस प्रकार से नहीं हो सका। लेकिन फिर भी एक अक्षय पात्र नाम की संस्था है जो इस्कॉन चलाती है, उसके माध्यम से इन सारे लोगों के भोजन की व्यवस्था वो शहर के लिए कर रही है। अगर आपको भी कहीं लगता है कि यहाँ भोजन पहुँचाने की आवश्यकता है, आप कृपया मुझे बुलाइए, मैं बताइए, मैं इस्कॉन के माध्यम से वहाँ भोजन पहुँचाने की व्यवस्था अवश्य करूँगा। आखिरी के 2 सवाल, मुझे माफ़ कीजिए मैं आपसे ये एक एक करके सवाल बढ़ाता जा रहा हूँ, लेकिन एक सवाल है कि भले आप वैक्सीनेशन पे बहुत ज़ोर डाल रहे हैं, आप सभी कॉरपोरेटर्स को आपने कहा, बहुत सारे लोग अवेयरनेस का काम कर रहे हैं, लेकिन नागपुर का एक अखबार है जो आज सुबह जिसने एक फ़ोटोग्राफ छापी, ऐसा लग रहा है कि नागपुर मीडिया का कि कुछ अखबार आपका साथ नहीं दे रहे हैं। क्या मीडिया नाराज़ चल रही है महापौर से? ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने कल ऐसे एक सेंटर के ऊपर में, कल मैं खुद आइसोलेटेड था, इसलिए स्थायी समिति के हमारे अध्यक्ष प्रकाश भुयर जी को भेजा। गड़बड़ ऐसी हो रही है कि लोग घर से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा करके नहीं आते हैं और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए वहाँ आ जाते हैं। अब कोई बुजुर्ग ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए सुबह से आकर के बैठा हो तो वहाँ बैठे हुए हर व्यक्ति को लगता है कि अरे बुजुर्ग अपने घर से इतने दूर से आया, इसको वैक्सीन मिलनी चाहिए, और उसको टोकन बांट दिया जाता है। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने वाला ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा के आता है, उसको ऑफिशियली आपने समय दिया होता है, इसलिए उसकी जिद होती है कि मुझे पहले वैक्सीनाइजेशन मिलना चाहिए। आज की मीटिंग में भी मैंने ये बात कही कि ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की संख्या इन वैक्सीनाइजेशन सेंटर पे केवल 50 की निर्धारित कर देनी चाहिए, और उनको 50 लोगों को टोकन देने के बाद में आने वाले अगले 50 को दूसरे दिन का टोकन देना चाहिए, उसके बाद के लोगों को तीसरे दिन का टोकन देना चाहिए। ये इसलिए कही कि ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन वालों को अगर हमने दूसरे दिन का टोकन देना शुरू किया तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने वालों की संख्या नैसर्गिक बढ़ेगी, और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने वालों को ऑनलाइन सिस्टम से उसकी तारीख और समय का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, इसलिए व्यवस्था के संचालन में अनुशासन होगा। हर व्यक्ति चाहता है कि पहले मैं ले लूं, इसलिए वो भीड़ लगाता है। महानगर पालिका का सेंटर शुरू होने के बाद सेंटर शुरू होते से सुबह 8 बजे से लोग आकर के बैठ जाते हैं, ऐसी भी स्थिति है। तो कहीं ना कहीं इसमें व्यवस्था बननी चाहिए। कल ESIS हॉस्पिटल में उन्होंने 150 लोगों को टोकन बांट दिए। अब 150 लोगों को टोकन बांट दिए, 1 से लेकर 150 तक, और उसके बीच में कोई आए तो बुजुर्ग को लगता है कि देखो अपना रिश्तेदार समझ के इसको अंदर ले रहा है, उसे तो पता नहीं होता कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके आया। इसलिए हमने सूचना दी कि 2 बोर्ड बनाए जाए, एक ऑनलाइन का एक ऑफलाइन का, और प्रपोर्शन ये किया जाए कि ऑनलाइन वाले 2 लोग अंदर जा रहे हैं तो ऑफलाइन वाला 1 अंदर जाएगा, कारण वो पहले से अपनी बुकिंग करके आया है। और इस प्रपोर्शन से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इस व्यवस्था में भी हम लोग संचालन कर लेंगे और भीड़ की कमी हो जाएगी। और मैं किसी अखबार के बारे में गलत नहीं कहना चाहता। अखबार समाज की वो आँख होते हैं जो हमारी कमजोरियां हमारे सामने उजागर करते हैं और हमें कहते हैं कि बेटा अब तो सुधर जाओ करके, और जो हमें सुधारने के लिए अपनी कलम का उपयोग करता है उनका मैं सत सत नमन करता हूँ। और मैं वो सौभाग्यवान व्यक्ति हूँ कि फोटो छपने से पहले मैंने उस दिशा में काम करने की शुरुआत कर ली, और ये मैं पिछले 8 दिनों से चिल्ला रहा हूँ। लेकिन सुधार होने में, सेंटर नए नए खुलते जा रहे हैं, नई नई व्यवस्था होगी। ये ESIS हॉस्पिटल में तो 3रे मंजिल पर सेंटर था, उनसे लड़ झगड़ करके नीचे लाना पड़ा। वो डॉक्टर ने कहा अपना सेंटर वापस ले जाओ, तो उसकी भारत सरकार को शिकायत करनी पड़ी कि भारत सरकार का उपक्रम है बीमा का दवाखाना, और वहां का डॉक्टर ऐसी बात करता है करके। बड़ी अड़चने हैं, रोज हमें लड़ना पड़ता है, लेकिन वो हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गई है, इसलिए हम इसको बुरा नहीं मानते। और जो अखबार वाले हमारे बारे में फोटो छापते हैं, तो आपका आलोचक आपका सबसे बड़ा प्रशंसक होता है, इसलिए आप उसको बुरा ना माने, ऐसा मुझे भी लगता है। क्योंकि मैं आपको व्यक्तिगत तौर पे जानता हूँ और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये सवाल मैं आपसे इस प्लेटफॉर्म पे पूछ सकता हूँ, अगर आपको बुरा लगे तो माफ़ कीजिएगा। लेकिन
क्योंकि आपकी धर्मपत्नी भी पॉजिटिव हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हैं, दयाशंकर जी के दिल में जो आशा है उसमें कोई निराशा तो नहीं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आशा की तबीयत अच्छी है। मैं उसे दोनों समय टिफ़िन देने के लिए जाता हूँ, नाश्ता देने के लिए जाता हूँ। और अभी जैसे ही आपका शो ख़त्म होगा, आप यहाँ घर में बैठे हुए हैं, आपको किचन से खुशबू आ रही है जी, बस उसका टिफ़िन लेके मुझे जाना है। और जैसे ही ये विश्रांति मिलेगी, मैं तुरंत उसका टिफ़िन लेकर के हॉस्पिटल जाऊँगा। एक मैसेज नागपुर की जनता से आप कहना चाहते हैं? बस वही। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप सभी की इच्छा थी बाज़ार खोलने चाहिए। एक प्रशासक की हैसियत से आपकी इच्छा को सरकार के दरबार तक पहुँचाने का काम मैंने किया, लेकिन इस विश्वास के साथ किया कि आप कोरोना के नियमों का पालन करेंगे। बाजार खोलने के कारण कोरोना में और वृद्धि हो गई है, ये बात सामने नहीं आना चाहिए। इसकी जिम्मेदारी आप सारे लोग लें। ये शहर के सारे व्यापारिक प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारी और जो मेरे वे भाई जो कोरोना से पीड़ित होकर के होम आइसोलेशन में बैठे हुए हैं, जो होम आइसोलेशन में, वो घर में रहे, बाहर ना निकले। उनके घर में अगर किसी चीज़ की अड़चन है तो कृपया अपने किसी पड़ोसी को फ़ोन पे शेयर करके सब्जी बुलवा ले, दूध बुलवा ले, ब्रेड के आइटम बुलवा ले, बेकरी के आइटम बुलवा ले, वे बाहर ना निकले। आप बाहर निकलेंगे ना तो आपके कारण कोरोना बाहर फैलेगा। मुझे फ़ोन आते हैं कि अमुक व्यक्ति कार में बैठ करके गया और पॉजिटिव है और मुझे उस पर दंड कराना उसके घर तक भेजना पड़ता है। किसी को 5,000 रुपये का दंड कराने से मैं खुशी महसूस नहीं करता, लेकिन वो 5,000 का दंड केवल इसलिए है कि उसके कारण और 500 लोगों में कोरोना नहीं फैलना चाहिए। इसलिए कोरोना के प्रसार होने में प्रतिबंध, वो जो होम आइसोलेशन में घर में बैठे हुए लोग हैं वो घर में रहे, संयम रखे, घर से बाहर ना निकले। और घर में भी रहे तो एक चीज़ का ध्यान रखे, अरे भाई आपके घर में भी इंसान रहते हैं। अगर आप अकेले पीड़ित है तो आपके कारण पूरा परिवार भी पीड़ित हो सकता है। इसलिए बंद कमरे में रहे, अलग रहे। आपका टॉवेल अलग होना चाहिए, आपका बाथरूम अलग होना चाहिए, आपकी बेड अलग होनी चाहिए। और आपके भोजन के लिए जो थाली आती है उसे भी धो करके आप वापस दे, कारण कोरोना किस चीज में जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए एकांतवास का सचमुच में एकांतवास के रूप में आप उपयोग करें, ये मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ। और वैक्सीनाइजेशन के लिए बड़ी तादाद में इसको जन आंदोलन के रूप में आप चलाए, ऐसी आपसे अपेक्षा करना चाहता हूं। बस यही निवेदन में करना चाहता हूं। ये शहर आपका है, इस शहर को जिंदा रखना आपकी जिम्मेदारी है। मैं इस शहर का प्रथम नागरिक जरूर हूं, लेकिन मैं किसके कारण बना हूं? आपके कारण ना। आप रहेंगे तो मेरे वजूद का कोई अर्थ है। अगर मेरे शहर के नागरिक की ही तबीयत ज्यादा खराब हो जाए तो मेरा इस पद पर रहने का कौन सा लाभ है? इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप सब अनुशासन का पालन करें, समाज में अनुशासन लाए, कर्मचारियों में अनुशासन लाए, प्रशासकों में अनुशासन लाए। और कोई अनुशासनहीनता करता है तो उसे रास्ते पर रोक करके निर्लज्जता के साथ में उसको रोक टोके कि भाई तुम्हें शर्म नहीं आती, आप कानून का पालन कर रहे हो। आपको बेबाक होकर के लोगों को रोकना पड़ेगा, आपको जागरूक प्रहरी के रूप में काम करना पड़ेगा। आपको ये रास्ता नहीं देखनी पड़ेगी कि महानगर पालिका का एनडीएस का कर्मचारी आएगा तो ही मैं ऐसा करूंगा करके। हर व्यक्ति अगर ताकत के साथ में निकल करके जो व्यक्ति ने मास्क नहीं पहना है उसका बायकॉट करना शुरू कर दे, उसे रास्ते पर हड़काना चालू कर दे, आप देखिए 1 सप्ताह में कोरोना अपने आप नीचे आ जाएगा और उसका सारा श्रेय किसी दूसरे को नहीं होगा, आप पर होगा। और आप यह जिम्मेदारी इस सामाजिक आंदोलन के रूप में स्वीकृत करेंगे, ऐसी अपेक्षा आपसे करते हुए आप कोरोना को नीचे लाने में सकारात्मक सहयोग देंगे, ये अपेक्षा व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को मैं विश्राम दे देता हूँ। दयाशंकर जी, आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रार्थना यही है कि आपके परिवार में सभी स्वस्थ रहें और भाभी जी भी बहुत जल्दी घर आ जाएं और वो भी कोरोना पीड़ित न रहें और स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना वक्त दिया। आज राज की बात में शहर के प्रथम नागरिक श्री दयाशंकर तिवारी जी ने ये बात बड़ी खुलकर बड़े साफ शब्दों में कही है। मुझे ऐसा लगता है कि अब इससे आगे और ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है कि वो क्या चाहते हैं और वो शहर वासियों से क्या अपेक्षा रखते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं रेडियो सिटी में रोज़ सुबह 7 से 11 आता था। उसके बाद मैं बहरीन गया। बहरीन एक यूएई के आगे एक अगला स्टेशन है, तो मैं वहाँ पर काम कर रहा था एक इंटरनेशनल रेडियो में। वहाँ पर बहरीन में सुबह की शुरुआत 5 बजे हो जाती है
लोग 5 बजे तैयार हो जाते हैं और 5:30 बजे घर से निकलते हैं ऑफिस के लिए, क्योंकि वहाँ बहुत कड़क धूप पड़ती है, बहुत गर्म देश है। तो लोग सुबह सुबह ही काम पे निकल जाते हैं। सुबह सुबह वहाँ पे मार्केट्स खुल जाते हैं, दुकानें खुल जाती हैं, मॉल्स खुल जाते हैं। एक हफ्ता करके देखते हैं ये चीज़ कि जब वहाँ लोग कर सकते हैं तो यहाँ भी आई एम श्योर कर सकते होंगे। हो सकता है कि कोरोना का ये वक्त हमें एक नया रूटीन दे दे। और एक अच्छी बात कही कि खोलने का वक्त नहीं है, बंद करने का वक्त ज़रूर आ गया है, खोलने का वक्त नहीं है। सुबह सुबह दुकान खोलें, सुबह सुबह। और अपने दुकान में छोटे व्यापारियों से निवेदन करूँगा कि कृपया वो बड़ा सा बोर्ड लगा लें, नो मास्क नो एंट्री। कल शाम को 5 बजे होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। ये पॉलिटिकल लाइन न जोड़ें हर चीज़ में कि सबका साथ तो सबका विकास, इसको पॉलिटिकल लाइन न लें। अगर ये वाकई में होने लगा तो हमारा देश, हमारा प्रदेश, हमारा शहर, हमारी सोसाइटी कहाँ पहुँच जाएगी, इसकी कल्पना शायद हम आज नहीं कर पा रहे हैं। जिंदा रहें। जय हिंद।